नमस्कार शिक्षकगण। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बता रहा था पिछले वीडियो में कि जो पेडागोजी है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी क ख ग। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक नंबर 16 तक क और ख को कंप्लीट कर लिया और ये इसका लास्ट सेक्शन है ग, यानी कि जिसका नाम है अधिगम और अध्यापन, यानी सीखना और पढ़ाना, सीखना और पढ़ाना। तो ये हमारा लास्ट है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉपिक। तो टॉपिक लास्ट नहीं है, मतलब सेक्शन लास्ट है, अभी टॉपिक है। तो इसमें हमें टोटल 7 टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि आपको पता है कि 23 टॉपिक है टोटल और 16 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो अभी हम लोग 7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 17, जिसका नाम है कि बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वो कैसे सोचते हैं और कैसे किसी चीज़ को सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। बच्चे जो विद्यालय का अगर कोई प्रदर्शन हो, चाहे परीक्षा हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो उसमें असफल कैसे और क्यों हो जाते हैं। इन्हीं सब के बारे में आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक ये होगा कि बच्चा कैसे सीखता है। मतलब कोई भी बच्चा किसी चीज़ को कैसे सीखता है। तो हम कहेंगे हालांकि बच्चे अपने विरासत में मिले गुणों और प्रवृत्तियों के साथ पैदा होते हैं। मतलब कोई भी बच्चा उसके विरासत में, विरासत मतलब होता है जो माता पिता से हमें मिलता है उसको विरासत बोलते हैं। तो विरासत में जो गुण मिलता है अपने माता पिता से, या हमारी जो आदतें होती हैं वो जन्म से ही पैदा होते हैं, सबको ही लेकर पैदा होता है। लेकिन पर्यावरण और मुख्य रूप से वयस्क बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो ये पर्यावरण है, हमने हमारे चारों ओर का जो वातावरण है और हमारे घर में जो वयस्क हैं यानी हमसे जो बड़े हैं, वो बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, समर्थन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों का विकास होने में एक बड़ी भूमिका निभाता है ये। एक बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है उस बच्चे का ज्ञान भी बढ़ता जाता है। सही बात है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वो अपने आप में डेवलप करते जाता है। वह अपने आसपास की चीज़ों का निरीक्षण करता है, नए अनुभवों का सामना करता है और अपनी सीखने और समझने की क्षमता के आधार पर वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यानी बच्चे जो होते हैं वे अपनी क्षमता के अनुसार अपने आप में विकास करते रहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, मतलब वो किस प्रकार सोचते हैं। प्रत्येक बच्चा एक अलग गति से विकसित होता है। देखिए, हर बच्चों में जो विकास होता है वो एक समान नहीं होता, ये शुरू से ही बताया जा रहा है। सभी बच्चे जो होते हैं अलग अलग तरह से सोचते हैं और अलग अलग तरह से गति करते हैं। विकास और उसका चीज़ों के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण होता है और हर बच्चे का हर वस्तु के लिए अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग सोच होती है। हालांकि अधिकतर बच्चे उनकी पुस्तकों में चित्रों को देखकर कहानियां सुनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब अधिकतर बच्चे जो होते हैं पुस्तकों में चित्र को देखकर वो कहानी सुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब उनका मन रहता है कि हमें इन चित्रों के माध्यम से कहानी कहा जाए और सुनाया जाए। ये विभिन्नताएं एक बच्चे को विरासत में मिली प्रवृत्तियों, अवसरों या अनुभवों की वजह से हो सकती है। उनकी शिक्षा में भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को उनके विचारों और तथ्यों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। मतलब कि बच्चे से जो कहानी कहा जाए या बच्चों को जो कुछ भी बताया जाए, तो उसमें जो है भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब कि हमें कैसे और किस भाषा में बच्चे से कहना है ताकि बच्चा हमारे बात को काफ़ी आसानी से समझ सके और धीरे धीरे अपने विचारों को विकसित करने के बदले में उनकी समस्या को सुलझाने के कौशल को विकसित करता है। और जब ये बच्चे हमारी भाषा को समझने लगते हैं तो वे अपने जीवन में अपने आप का विकास करके और जीवन में आने वाली समस्या का खुद उपाय खोजना शुरू कर देते हैं।
तो ऐसे सोचते हैं बच्चे। अब है अगला टॉपिक हमारा कि क्यों और कैसे बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। यही हमारा टॉपिक भी है कि आखिर क्यों और कैसे बच्चे जो होते हैं कि कोई भी स्कूल में प्रदर्शन हो तो बच्चे असफल हो जाते हैं। तो उसके कुछ मूलभूत कारक हैं, कुछ कारक हैं, कुछ कारण हैं। अब क्या कारण है तो देखिए, कार्य को पूरा करने की असमर्थता। असमर्थता का मतलब जो समर्थ ना हो, अपने कार्य को पूरा करने के पास उसके लिए क्षमता ना हो। छात्रों को उनके कार्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों ना है। मतलब बच्चों को बीच बीच में, एक शिक्षक को, एक अभिभावक को ये करना चाहिए कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब उस काम को करने के लिए उसके अंदर उत्साह भरना चाहिए। नहीं नहीं, ये काम तो तुम आसानी से कर जाओगे यार, कोई भारी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा और है। इस तरह क्या होगा कि बच्चा मतलब इंटरेस्टेड होता है और अपने काम को लगता है कि चलो थोड़ा सा बचा है तो उसको पढ़ ले। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग क्या है, अभी आप लोग टॉपिक नंबर 17 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक जो आदमी पहुँच गए होंगे शुरू से लेकर, अब वो नहीं छोड़ेंगे। मतलब वो 23 नंबर टॉपिक तक पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जो आदमी शुरू में स्टार्ट करते हैं और उनसे कह दिया जाए भाई 23 टॉपिक है, बड़ा लंबा लंबा टॉपिक है, उसके बाद इसका MCQ का लगभग 100 टेस्ट पेपर मारने होंगे, तो वो आदमी पहले ही सोचेगा छोड़ो यार, इतना कौन पढ़ेगा, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन जो आदमी तैयारी शुरू कर दिया और बीच में चला गया वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा भाई अब थोड़ा सा बचा हुआ है, अब इसको कंप्लीट कर ही ले ताकि अच्छा मार्क्स आ जाए। तो ये सबके साथ है, केवल बच्चों के साथ नहीं है। दूसरा है कि विलंब या खराब समय प्रबंधन। शिक्षकों को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों को कम उम्र से ही अच्छे गृह कार्य और अध्ययन की आदतों को प्रोत्साहित करें। मतलब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को अच्छे गृह कार्य मतलब होमवर्क अच्छा अच्छा दें और कुछ ऐसे आदतों को, अच्छी आदतों को उन्हें दें ताकि वे अपने अध्ययन में अपने आप को प्रोत्साहित कर सकें। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की कार्य को पूरा करने के अंतिम क्षण या अंतिम दिन पर कार्य करने की आदत होती है। मतलब कई छात्र होते हैं, उनको अगर होमवर्क आप दे दीजिए और उनका उसमें मन नहीं लगता है, वे इस चीज़ को, उस टॉपिक को अगर अच्छे से नहीं समझे हैं, तो क्या होता है कि वे सोचते हैं कि चलो शाम को बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कल छुट्टी है, संडे है, आज शनिवार को होमवर्क मिला और मंडे को स्कूल खुलना है, तो बच्चा ऐसे सोचता है कि आज रहने देते हैं शनिवार को, कल संडे आराम से बैठ के उठेंगे और उसको बना लेंगे। फिर सुबह में उठता है लेट से, सोचता है कि काम करते हैं 12 बजे बैठ के बना लेंगे। मतलब वो टालना शुरू करता है और अंत उसका असर ये होता है कि वो संडे को भी कंप्लीट नहीं कर पाता है और सीधे मंडे को अब आ जाता है, तो सोचता है भाई अब क्या करें। तो सोचता है चलो अब देखा जाएगा, जो होगा वहीं पे आ जाएगा, वहाँ पे क्लास में मतलब नहीं दिखा पाएगा, तो इस तरह वो असफल हो जाता है। तीसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। मतलब जो अंदर का एक होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी कमी होती है। आत्मविश्वास की कमी या विफलता का डर एक छात्र को अपने कौशल और ताकत के गठन से रोकता है। हर नए कौशल में महारत हासिल करने से पूर्व धैर्य की आवश्यकता होती है। देखिए, ये एक बच्चे पर तो अप्लाई होता ही, हम लोगों पे भी अप्लाई होता है कि अगर हम लोगों को भी अगर सीटेट या टेट कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए पहले अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि नहीं, मुझसे ये हो जाएगा, मैं आसानी से इसे कर लूँगा। ये शब्द आपके मन में हमेशा चलना चाहिए। अगर आपके मन में ये डर समा गया कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे समझ में नहीं आएगा, अपना धैर्य खो दीजिएगा, तो जीवन में कभी भी आप लोगों से एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तो सबसे पहले कि अपने अंदर जो है आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। इसी तरह बच्चों के अंदर भी आत्मविश्वास की कमी के कारण वे लोग असफल हो जाते हैं, वे नहीं सीख पाते हैं। उनके मन में हो जाता है कि मुझसे ये सवाल नहीं बनेगा, मुझसे ये सब्जेक्ट नहीं तैयार हो सकता है। तो इस ये कमी होने से आदमी विकास नहीं कर सकता है। फिर है चौथा, दूसरों पर विश्वसनीयता। प्रत्येक बच्चे को उसके स्कूल में प्रवेश करने के पहले दिन से यह सिखाया जाना चाहिए कि अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गृह कार्य और अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए अपने सहसाथियों या दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय केवल वही उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। मतलब कि हर शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों को समझाए कि देखिए, आप लोगों को जो भी होमवर्क या क्लास वर्क जो भी दिया जा रहा है, आप लोग खुद से उसे तैयार करें। खुद से तैयार करेंगे तो आपका माइंड विकसित होगा और नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। बहुत बच्चे होते हैं
जो मतलब दूसरों से अपना होमवर्क बनवाना चाहते हैं। कितना होता है पैसा वाला तो दूसरे बच्चों को खूब खर्चा करेगा, उससे होमवर्क बनवाएगा, फेयर तैयार करवाएगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो दूसरों से करवाना चाहते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि वो बच्चा जीवन में कभी कुछ सीख नहीं पाता। इसलिए अपना काम खुद से करना है और खुद से तैयार करना है, तभी जाके माइंड डेवलप हो सकता है। फिर है इच्छा और प्रेरणा की कमी। मतलब पहले अंदर एक इच्छा शक्ति, देखिए कुछ पाने की जब मन में इच्छा हो जाएगी कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर उस चीज़ को पाने के लिए क्या क्या करना होगा वो मन में आते जाएगा। और दूसरा है कि प्रेरणा, प्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। मतलब आपके पास एक मोटिवेट होना, आपको मोटिवेट होना होगा हमेशा कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। अब कुछ भी का अर्थ ये नहीं कानून तोड़ेंगे, मतलब मेहनत करूँगा, जी तोड़ मेहनत करूँगा जब तक वो मुझे मिल ना जाए। अगर ऐसा रखेंगे तो एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे। आप लोग बराबर सुनते होंगे कि कोई आदमी है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, 4 बार 5 बार फेल हो गया, लेकिन फिर भी वो अपना रास्ता नहीं छोड़ा, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, और अंतिम अटेम्प्ट में भी वो आईएएस बन जाता है। तो सोचिए अगर आप एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं और अगले बार से सोचते हैं कि अभी मुझसे नहीं निकलने वाला है, अब मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपसे वो कभी नहीं निकलेगा। कुछ विद्यार्थी सफलता पाने में असफल होते हैं जबकि कुछ सफल होने में सक्षम हैं। दोनों ही स्थितियों में अपने कार्यों को पूरा करने और अन्य गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। इसके अलावा प्रेरणा की कमी के कारण वे किसी भी काम में आनंद नहीं ले पाते हैं। देखिए कुछ बच्चे होते हैं फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं। जो फेल हो जाते हैं वो सोचते हैं कि चलो अगली बार से पढ़ेंगे, निकालेंगे, और फिर उसको भूल जाते हैं। और जो बच्चे पास भी हो जाते हैं ना, उनको लगता है कि नहीं हो जाएगा, बिना पढ़े भी यार आसानी से हम निकाल लेंगे। कहीं भी 2 4 आदमी अगर उसको बोल देंगे भाई तुम तो तेज हो, तुमसे तो निकल जाएगा, अब वो उसी धाह पे रहना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप सिलेबस जानो, पढ़ाई करो, अपने अंदर की कमी को जानो कि तुम्हारे अंदर कितनी कमी है, और तब उसके अनुसार आप मेहनत कीजिए, तब जाकर आप कुछ करने वाले हैं, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये बच्चों के साथ भी अप्लाई होता है और बड़ों के साथ भी, ये सारी चीज़ें सबके साथ अप्लाई होता है। उसके बाद है पढ़ने और समझने की खराब स्थिति। यदि एक बच्चा सामान्यतः पढ़ने और अपनी पढ़ाई में प्रयोग होने वाली भाषा को समझने में असमर्थ है, मतलब वो भाषा को नहीं समझ पाता है, तो हम उससे तेज दिमाग होने के बावजूद उच्च उत्कृष्टता प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ठीक है उसका दिमाग ठीक है, लेकिन ना तो वो पढ़ने में मन लगाता है, ना किसी चीज़ को जल्दी समझता है, तो कुछ भी कर लीजिए वो विकास नहीं कर सकता है। फिर है माता पिता की भागीदारी में कमी। हाँ, अगर माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान न दे तो भी बच्चा नहीं पढ़ सकता है। अपनी कम उम्र के दौरान एक बच्चे की दुनिया ज़्यादातर अपने माता पिता के आसपास घूमती है, और इसलिए एक प्रेरित कारक के रूप में बच्चे के माता पिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है कि बच्चा का ज़्यादातर जो समय है अपने माता पिता के आसपास ही बीतता है। तो अगर माता पिता ही बच्चे को प्रेरणा नहीं देंगे, उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, तो वे नहीं पढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ बच्चे उनके माता पिता की मदद के बिना भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में माता पिता की भागीदारी एक बच्चे के अध्ययन पर बड़ा प्रभाव डालती है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो बिना माता पिता के कुछ कहे भी पढ़ लिख लेते हैं, तो वो तो कुछ लोग हैं ना, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने माता पिता के भागीदारी के आधार पर ही पढ़ते हैं या अपने आप में विकास करते हैं। फिर है अनुचित एवं संगठनात्मक कौशल। कुप्रबंधन, देखिए एक होता है प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट व्यवस्था, एक होता है कुप्रबंधन माने अव्यवस्था। और अनुचित संगठनात्मक कौशल न केवल एक बच्चे की सीखने की गति को कम या अव्यवस्थित करते हैं, बल्कि उसके आगे भी सीखने की प्रक्रिया में बाधा साबित होते हैं। भूख, प्यास, नींद की कमी, शारीरिक बीमारियां या अन्य भौतिक कारण भी कभी कभी बच्चे की कम समझ के कारण हो सकते हैं। जैसे बच्चे को अगर खाना समय से नहीं मिलेगा, पानी वो ठीक से नहीं पिएगा, या अच्छा से नहीं सोएगा, या शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, तो भी बच्चा किसी चीज़ को जल्दी नहीं समझ पाता है और वो असफल हो जाता है। फिर है लास्ट अन्य कारक। कुछ अन्य कारक जैसे आत्मविश्वास के स्तर में कमी, साथियों के दबाव, अति संरक्षण और माता पिता की बड़ी उम्मीदें, सामाजिक और संवादिक कौशल की कमी भी स्कूल स्तर पर एक बच्चे की उपलब्धियों के साथ हस्तक्षेप करते हैं। तो ये सब कारण है कि बच्चे क्यों असफल
हो जाते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक था। अब अगला टॉपिक आज का हमारा अनुभूति एवं भावनाएं। तो अनुभूति का अर्थ होता है किसी चीज का अनुभव होना, और भावना का अर्थ होता है कि अपने मन के अंदर या अपने लिए दूसरे के प्रति आप क्या सोच रखते हैं, वो भावना है। अनुभूति या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकती है, मतलब नेचुरल भी हो सकता है और बनावटी भी हो सकता है। अनुभूति की अवधारणा बारीकी से भाववाचक अवधारणाओं जैसे मन, तर्क, बुद्धि आदि से संबंधित है। यह आमतौर पर निर्णय लेने और योजना बनाने की दिशा में एक विशेष लक्ष्य के साथ एक व्यक्ति के मानसिक कार्य, प्रक्रियाओं और मन की स्थिति के रूप में संदर्भित है। भावना शब्द का अर्थ आंदोलन, उत्तेजित या स्थानांतरित करना है। वे सुखद या दुखद हो सकते हैं, मतलब भावनाएं दोनों हो सकती हैं। भावना खुशी वाला भी होता है, भावना दुख वाला भी होता है। सुखद भावनाएं आनंद और खुशी का स्रोत हैं, जबकि दुखद भावनाएं डर, आक्रामकता और चिंता का नेतृत्व करती हैं। तो दो प्रकार की भावनाएं हैं, एक सुखद और एक दुखद। जब सुखद होगा तो मन में आनंद होगा, खुशी होगा। अब दुखद होगा तो डर होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, चिंता होगा। भावनाओं की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि शारीरिक परिवर्तन जैसे चेहरे के भाव, इशारे, दिल की धड़कन का स्वरूप, रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, आदि के रूप में भावना के प्रभाव को देखा जा सकता है। दूसरा है परिपक्वता और शिक्षा। भावनाओं की अभिव्यक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी तर्क शक्ति और विचार क्षमताएं भावनाओं से प्रभावित होती हैं। और लास्ट टॉपिक आज का, शिक्षा को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक, मतलब शिक्षा को प्रभावित करने वाले पर्यावरण के कौन कौन से कारक हैं। तो पहला है कि शिक्षकों, साथियों और माता पिता के साथ संबंध। इन सभी स्तरों पर एक अच्छे संबंध एक बच्चे को तनाव मुक्त वातावरण और उसके विकास की सुविधा प्रदान करता है। मतलब कि जब एक बच्चा अपने शिक्षक, अपने दोस्तों और माता पिता के साथ अच्छा संबंध बना के रखता है तो वो तनाव मुक्त वातावरण, मतलब उसके पास किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है और वो अपने आप में विकास करता जाता है। दूसरा है परिवेश, मतलब कि जहाँ पे वो रहता है। ये सभी स्थितियाँ शिक्षा को प्रभावित करती हैं, मतलब प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये सभी उसके शिक्षा को प्रभावित करती हैं। तो वे एक बच्चे के विकास के अनुसार और अनुकूल होनी चाहिए, मतलब ऐसे रखना चाहिए वहाँ का वातावरण या समाज या संस्कृति कि बच्चा अपने आप में डेवलप कर सके, ये ना कि वो बिगड़ करके अपने आप को बर्बाद कर ले। और लास्ट है कि मीडिया प्रभाव, मीडिया समझते हैं ना, मतलब ये चैनल वाले जो होते हैं न्यूज़ चैनल, मीडिया प्रभाव इसे जानकारी के आदान प्रदान के रूप में एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।